Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. Am I audible to No, you? ma'am, no problem. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. तो हमने लास्ट पढ़ा था इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, गरीबी हटाओ, किस तरीके से ये जो नारा है इसका क्या मतलब निकाला गया था कांग्रेस की तरफ से और ये इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया था। जो इंदिरा हटाओ पहले चल रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने पॉजिटिव वो दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, कहाँ पर, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में। और इसी चक्कर में वहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट ने क्या करा था, अपना एक्सपेंडिचर कम करने के लिए उन्होंने सैलरीज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो फ्रोज कर दी थी, रोक दी थी। ठीक है, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Industrial growth was low and unemployment was very high, particularly in the rural areas. In order to reduce expenditure, the government froze the salaries of its employees. Industrial growth कम थी, unemployment बढ़ रहा था और expenditure कम करने के लिए सरकार ने अपने ही employees की सैलरी को फ्रोज कर दिया था। अब इससे क्या हुआ, जब आप ऑब्वियसली बात है किसी की सैलरी रोक दोगे तो वो आपके फेवर में तो रहेगा नहीं, तो इससे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन वहां पर इंक्रीज हो गया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे उनके बीच में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन वाली चीज बहुत ज्यादा आ गई थी। अब उस समय क्या हुआ था, मॉनसून जो है वो भी फेल हो गया था 72 से 73 के बीच में, और मॉनसून के फेल हो जाने के कारण बहुत ज्यादा गिरावट आई थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। यानी जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहाँ से उगेगी, ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन में भी बहुत कमी आई थी। फूड ग्रेन जो है वो कमी पड़ गई थी उसकी, मतलब 8% से नीचे आ गई थी। जो पहले प्रोडक्शन हुआ करता था, सपोज 50, तो उसमें आप 8% डिक्लाइन माइनस कर देंगे तो जैसे 42% रह जाएगा, उस तरीके से वहां पर हुआ था। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको सपोज करने के लिए, ठीक है। फिर उस समय क्योंकि बहुत सारी चीजें हार्श होती जा रही थी, जो सरकार है उसके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। पहले तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो गया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम हो गई थी, सैलरीज नहीं मिल रही थी। तो एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके सामने जिसका वो पूरी तरीके से एक सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। सारी सिचुएशंस जो हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड थी और वो हमारी इकोनॉमी को नीचे लेकर के आ रही थी। इसी समय क्या हुआ, नॉन कांग्रेस अपोजिशनल पार्टीज जो थी उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट शुरू करा। और उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट करवाए, पॉपुलर प्रोटेस्ट हुए वो, और वो काफी इफेक्टिवली हुए, क्योंकि सारी चीजें जो थी उनके फेवर में थी। यानी कि उनको मौका मिल गया था सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगाने का या आरोप लगाने का ना, हर तरीके से वो सरकार को कर पा रहे थे, ब्लेम कर पा रहे थे। ठीक है, this caused further dissatisfaction among government employees. Monsoons failed in 1972-1973. This resulted in a sharp decline in agricultural productivity. Food grain output declined by 8%. There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. मॉनसून की फेल हो जाने के बाद में वहां पर बहुत ज्यादा गिरावट आई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। फूड ग्रेन आउटपुट जो होता है वो 8% से नीचे आ गया था और वहां पर एक आम वातावरण बन गया था जिसमें बेसिकली वो पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड थे। जो भी हमारी सिचुएशन चल रही थी उस समय, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही थी उससे। In such a context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protest effectively. इसके साथ ही जितनी भी non-Congress oppositional parties थी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो भी अपना प्रोटेस्ट करवा रही थी वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हो पा रहा था। Instances of students unrest that had persisted from the late 1960s became more pronounced in this period. There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था
कि जब ये एक्टिविटीज चल रही थी, पॉपुलर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो जो स्टूडेंट्स थे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जो स्टूडेंट्स थे वो जो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि पढ़ाई उन्होंने कर ली थी और उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, 1960s से तो वो शांत बैठे हुए थे। उसके बाद में उन्होंने क्या, इस पीरियड के अंदर, ये जो टाइम पीरियड चल रहा था 72 से 73 वाला, इसके अंदर वो भी एक्टिव हो गए थे और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ गई थी मार्क्सिस्ट ग्रुप्स जो था उनके अंदर। मार्क्सिस्ट ग्रुप वो था जो लोग पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स के अंदर बिलीव नहीं करते थे, यानी कि जो सिस्टम चल रहा है, जो गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है, उसके अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। वो वाला ग्रुप जो था वो भी अब एक्टिव हो गया था कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है और हमें अपने ही हिसाब से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। और एक तरीके से रिबेलियस लोग जो होते हैं, रिबेल जो होते हैं, जो एकदम विरोध में आ जाते हैं, वो लोगों का ग्रुप था ये मार्क्सिस्ट ग्रुप। अब ये जो ग्रुप्स थे, इन्होंने अपने हिसाब से आर्म्स और इंसर्जेंट टेक्निक्स जो है अपना ली थी, जिसमें ये क्या कर रहे थे, कैपिटलिस्ट ऑर्डर जो चला आ रहा था उसको हटा रहे थे और अपना ही एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करने की इनकी नीति थी। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैपिटलिस्ट ऑर्डर एज इन जो हमारी सरकार के द्वारा चली हुई पॉलिसीज और स्कीम्स हो रही थी, उनको ये लोग हटाना चाह रहे थे और अपना खुद का स्टैब्लिश करना चाह रहे थे एक पॉलिटिकल सिस्टम। इसको बोला गया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चीज, ठीक है। इस हिसाब से ये ग्रुप्स जो हैं ये इस नाम से जाने जाते थे। इसके अंदर बेसिकली माओइस्ट या नक्सलिटीज जो होते हैं, नक्सली ग्रुप जो होते हैं, हिंदी में उसको नक्सलीज बोलते हैं, वो लोग आते हैं फेमस तरीके से, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in the parliamentary politics. These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and established political system. अब ये सारे ग्रुप्स जो थे ये अपने हिसाब से, यानी इन्होंने अपने हाथों में ले ली थी सारी चीजें और अपने तरीके से अपनी जो इन्होंने टेक्निक्स थी उस हिसाब से ये अपना एक सिस्टम स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, राजनीतिक सिस्टम स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। क्योंकि सरकार जो चली आ रही थी, सरकार के जो वादे थे या सरकार के सामने जो चीजें हो रही थी, उनमें इन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये कुछ कर पाएंगे। Known as the Marxist-Leninist, now Maoist groups or Naxalites, they were particularly strong in West Bengal, where the state government took stringent measures to suppress them. अब ये सारे ग्रुप जो है बेसिकली कहाँ पे शुरू हुए थे, ये सब वेस्ट बंगाल के अंदर ही शुरू हुए थे। वहां पे इनका स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड था, ठीक है। और वहां पे ही स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो कोशिश कर रही थी, हर लेवल पे कोशिश कर रही थी कि इनको दबाया जा सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इस पैराग्राफ या इस टॉपिक के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत आई है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No problem, ma'am. ओके, No problem. ओके। अब जो हमें चैप्टर मतलब चैप्टर के अंदर हमें जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, नाम तो उनका जयप्रकाश नारायण ही है। या आपके सिलेबस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण सबसे पहले टॉप पे दी गई है इनका नाम। तो इनसे रिलेटेड ये बॉक्स नहीं, हमें जो उन्होंने काम किए हैं इस चीज के अंदर, ये गुजरात बिहार मूवमेंट जो कटवा दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है, उसमें इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो वो मैं बेसिकली आपको एक आइडिया दे दूंगी। हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट है जो जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, वो मैं आपको एक इंट्रो दे दूंगी, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ये पूरा पढ़ना है, आप घर पे पढ़ रहे हैं क्लास होने के बाद में और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो पहले जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको एक इंट्रो दे देती हूँ जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक मार्क्सिस्ट थे, यूथ में अपनी जवानी के टाइम पे ये मार्क्सिस्ट थे और फाउंडर थे, जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के। एक तो कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी और जो सोशलिस्ट पार्टी अलग से थी उसकी। हीरो ऑफ द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हीरो हैं 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, उसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। डिक्लाइन टू ज्वाइन नेहरूज कैबिनेट, आजादी के बाद में इन्होंने नेहरू के कैबिनेट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था।
आफ्टर 1955 क्विट एक्टिव पॉलिटिक्स, और फिर उसके बाद में 55 के दौरान इन्होंने पॉलिटिक्स को भी छोड़ दिया। बिकेम अ गांधीयन, एक गांधीयन बन गए, यानी कि गांधी के फॉलोअर बन गए। एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन द भूटान मूवमेंट। अब ये कई सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, जिसमें पहला है भूटान मूवमेंट, नेगोशिएशंस विद द नागा रिबेल्स, जो नेगोशिएशन किया गया था नागा रिबेल्स के साथ, उनमें भी इन्वॉल्व थे। देन पीस इनिशिएटिव इन कश्मीर, कश्मीर के अंदर पीस को बढ़ावा देने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। एंड इंश्योर द सरेंडर ऑफ डकॉइट्स इन चंबल, चंबल के अंदर जो डकैत होते हैं, हिंदी में डकैत कहते हैं उनको और इंग्लिश में डकॉइट्स कहते हैं, उनको भी सरेंडर करने के लिए इन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट, बिहार मूवमेंट के लीडर रहे हैं। ही बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन टू इमरजेंसी एंड वॉज मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। अब उस समय में यहाँ पर काफी सारी पार्टीज जो हैं एक अपना रूप ले रही थी, तो उन्हीं में से एक जनता पार्टी भी थी। उसका भी इन्होंने एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उसको बनाने में, ठीक है। और इमरजेंसी की जो बार बार कंडीशंस लगाई जा रही थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी के रूल के अंदर इमरजेंसी, कई जगहों पर इमरजेंसी रूल जो है वो लागू कर दिया जाता था, तो उसके ये पूरी तरीके से ऑपोजिशन में थे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या उस समय में गुजरात और बिहार के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, जहां पर कांग्रेस जो है वो ये मतलब ये वो स्टेट्स थी जहां पर कांग्रेस का रूल था उस समय में, ठीक है। और दोनों ही स्टेट्स के अंदर नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उस समय चल रहे थे। गुजरात के अंदर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लग गई थी, जो बेसिक कमोडिटीज होती हैं, यानी कि जो अपनी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, ठीक है, एसेंशियल्स जो होते हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ने लग गई थी। और प्राइसेस क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि एक तो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आ गई थी, और हमारे देश के अंदर बहुत सारी क्राइसिस चल रहा था, जो हमने भी ऊपर पढ़ा है। तो उसका असर ऑब्वियस सी बात है, ये भी है तो इंडिया का हिस्सा, तो यहाँ पे भी असर होना ही था। तो उससे क्या हुआ, फूड प्राइसेस बढ़ गई, कुकिंग ऑयल जो है उसकी प्राइस बढ़ गई, और जो दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज थी वो बढ़ गई। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जगहों में करप्शन जो है वो भी बढ़ गया था। तो ये सारा एजिटेशन जो है स्टूडेंट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा चल रहा था उस समय। वो पूरी तरीके से रिबेलियस हो चुके थे, और इन चीजों के खिलाफ वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। अब स्टूडेंट्स ने जब ये प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, ठीक है, तो उनके साथ में काफी सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो भी जुड़ गई, क्योंकि सबको कांग्रेस के खिलाफ जो है वो करना था। अब उससे क्या किया उन्होंने, इम्पोजिशन लगाया, प्रेसिडेंट रूल का वो लगा दिया। स्टेट के अंदर इमरजेंसी की एक तरीके से एक रूल होता है, जहाँ पे कोई जो भी लीडिंग पार्टी होती है, अगर वो रूल नहीं कर पा रही है ढंग से, तो वहां प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। तो यही हुआ। ऑपोजिशन पार्टीज ने डिमांड किया कि नहीं, यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, ठीक है। और उनके अंदर मोरारजी देसाई जो थे, ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस ओ के, ठीक है, ओरिजिनल्स जो है उसके, ठीक है। वो मेन राइवल थे इंदिरा गांधी के, हमने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये इंदिरा गांधी के कंपटीशन में थे। जब यहाँ पीएम बनने की बात आई थी, तब ये दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में थे। मोरारजी देसाई को कांग्रेस ओ के लीडर्स जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली मेन राइवल की तरह देखे जाते थे इंदिरा गांधी के, ठीक है। जब वो कांग्रेस के अंदर थे, तब उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर ये भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे तब तक, ठीक है। ये इनका स्टैंड था। अब इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, ठीक है, सरकार के ऊपर, और स्टूडेंट्स जो थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, ऑपोजिशनल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शंस जो है वो करवाए गए गुजरात में जून 1975 में, और कांग्रेस जो है वो इस इलेक्शन के अंदर हार गई। अब क्या हुआ, मार्च 1754 के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ में आए बिहार के अंदर, ठीक है, वो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। ये तो था गुजरात का, ठीक है। अब गुजरात के साथ ही 74 के अंदर ही बिहार में जो चल रहा था उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे कर रहे हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब बिहार के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ठीक है, स्टूडेंट्स आए, बेसिकली स्टूडेंट्स, जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वही लोग ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व रहते थे। तो उस समय यहाँ पर बिहार के अंदर भी वो आए, यहाँ पर भी फूड प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ रही थी, कमी हो गई थी खाने की, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, करप्शन बढ़ रहा था, और ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे इन सब चीजों के खिलाफ में।
फिर इन्होंने इनवाइट किया जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जो बहुत ही एक्टिव पॉलिटिक्स को गिव अप कर चुके थे, जैसे हमने इनके उसमें भी पढ़ा था, और ये सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो गए थे। इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी और ये सामाजिक जो वर्क होता है समाज को लेकर के उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो इन्होंने इनको जो स्टूडेंट्स थे बिहार के, उन्होंने इनको अप्रोच किया, इनको इनवाइट किया, ये आ भी गए, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी एक कंडीशन रखी। इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये जो आप प्रोटेस्ट करोगे ये नॉन वायलेंट तरीके से होगा, यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होगी, ठीक है, हिंसा नहीं होगी, आप इसको नॉन वायलेंट तरीके से करोगे। और दूसरा, इन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि आपको बिहार के बाहर भी इस चीज को बढ़ावा देना है, ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा प्रोटेस्ट। तो स्टूडेंट्स जो थे वो पूरी तरीके से मान गए इनकी बात को, और हर मतलब अलग अलग जो फील्ड के लोग थे वो भी इनके साथ में आ गए, ठीक है, इस मूवमेंट में जुड़ गए इनके साथ में। जयप्रकाश नारायण ने डिमांड करी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो रूल चल रहा है सरकार का बिहार के अंदर वो हटा दिया जाए, ठीक है, और इसको लेते ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिफरेंट हुई, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर्स में सब जगह यहाँ पर अलग अलग चीजें होने लगी, क्योंकि इन लोगों का मानना ये था कि ये सही डेमोक्रेसी नहीं हो रही है, यानी बिहार के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो रही है। तो इसीलिए सारे लोग इस मूवमेंट में इनके साथ में जुड़ते गए, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने वहां पे बंद ऑर्गेनाइज कराया, घेरा जो है वो मतलब सरकार को घेरो एक तरीके से, एक हिंदी टर्म है वो, भी ऑर्गेनाइज कराई, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कराई, और ये प्रोटेस्ट जो है ये बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा था, और बिहार गवर्नमेंट में वहां पे कौन रूल में था, कांग्रेस, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज कर देती कि वो रिजाइन नहीं करेगी। अब ये मूवमेंट जो था ये पहले तो नेशनल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस था। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार मूवमेंट के और पार्ट्स, जो बिहार मूवमेंट चलाया जा रहा था, ठीक है, वो कंट्री के दूसरे हिस्सों में भी इस चीज को और बढ़ावा देना चाहते थे, यानी कि वो चाह रहे थे कि और जगहों पर भी ये चीजें हो, ठीक है, देश में। फिर उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने बोला कि जो एम्प्लॉइज थे रेलवे के, उनको भी बोला कि आपको भी स्ट्राइक करनी चाहिए पूरे नेशन के अंदर, यानी कि रेलवे ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं एक पर्टिकुलर स्टेट में ही फैली हुई है, रेलवे तो सब जगह है, तो उन्होंने रेलवे को भी सपोर्ट करने के लिए बोला। अब जब उन्होंने रेलवे का साथ दे, जब रेलवे ने उनको साथ देने की, जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनका साथ देने का सोचा, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था देश के लिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता, ठीक है। 1975 के अंदर लोग बाग जो हैं वहां पे मार्च करवाया गया, जय प्रकाश नारायण ने, इन्होंने मार्च करवाया पार्लियामेंट के सामने, ठीक है, और ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल रैली हुई है अभी तक कैपिटल के खिलाफ में, ठीक है, और सॉरी कैपिटल में। एंड देन फिर इनको सपोर्ट मिला नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज जो थी उनका भी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के खिलाफ कोई चीज आएगी, तो बाकी लोग, वो भी हैं तो राइवल ही ना कांग्रेस की, तो वो भी सपोर्ट करेंगे, तो वहां पर जो अपोजिशनल पार्टीज थी उन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू करा, ठीक है। अब उनमें पार्टीज में नाम थे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टीज, और दूसरी ये पार्टीज जो थी ये जेपी को एक ऑल्टरनेटिव बता रही थी इंदिरा गांधी का, कि इंदिरा गांधी को की जगह जयप्रकाश नारायण जो है इनको पीएम बनाना चाहिए, या इनको उनकी पोजीशन दे देनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। तो कई सारे चीजों का क्रिटिसिज्म भी हुआ, जो इनके आइडियाज थे उसको लेकर के क्रिटिसाइज भी किया गया, और इनका जो तरीका था उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, और दोनों ही जगहों पे जो गुजरात और बिहार थे वहां पर इस तरह की चीजें देखी गई, एंटी कांग्रेस चीजें देखी गई, ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो साथ में आ गई थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जाने लगा उस समय कि ये प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये जो लीडरशिप है इंदिरा गांधी की उसके खिलाफ भी हो रहा है, और ये बिलीव कर रही थी कि मूवमेंट जो है ये पर्सनल हो गया है अब, ठीक है। और पर्सनली किसके हो गया है, ये इंदिरा गांधी के पर्सनल हो गया है, वो इंदिरा गांधी को ही महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ मेरी सरकार के खिलाफ नहीं चलाया जा रहा, ये मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है पर्सनल मोटिव से। तो ये था जयप्रकाश नारायण का रोल, ठीक है, जो उन्होंने प्ले किया है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और इनके बारे में हमने जो भी अभी तक मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ाया, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं।
No ma'am, no problem. अब आपका होमवर्क ये No है कि ma'am, no problem. आप इसको, क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर बेसिकली इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे गुजरात ऑन बिहाफ मूवमेंट को। ये मैंने आपको शुरुआत का गुजरात का इसलिए बताया जिससे आपको पता पड़े कि ये जो मूवमेंट है ये शुरू कहाँ से हुआ था, ठीक है, इसलिए आपको ये बताया था। तो ये दो तीन पैराग्राफ्स हैं जो आप पढ़ेंगे आज, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो कल आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। Okay ma'am. चलिए, अब है नक्सलाइट मूवमेंट। जैसा कि हमारे नक्सलियों का मूवमेंट चल रहा था, नई पार्टीज बन गई थी, ठीक है, मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट के नाम से उनको जाना जाता था। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम ज्यादा है नहीं, तो सिर्फ इंट्रो ही हो पाएगा। ये शुरू हुआ था नक्सलबरी पुलिस स्टेशन से, जो एरिया है कहाँ का, दार्जिलिंग का, वेस्ट बंगाल के पास में, दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल जो है उसके पास में दार्जिलिंग जो एरिया है वहां पे शुरू हुआ था। और ये किसके अंडर हुआ था, किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उस समय इंडिया की, मार्क्सिस्ट वाला जो ग्रुप था उसके अंदर शुरू हुआ था। नक्सलबरी पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीजेंट मूवमेंट शुरू हुआ था, यानी किसान आंदोलन एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जो कई सारी स्टेट्स में चल रहा था इंडिया की। बाद में शुरू हुआ था, फैल गया था काफी सारी स्टेट्स में, शुरुआत यहाँ से हुई थी, और इसको बोला जाता था नक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है। ब्रॉडली इसको किस नाम से जाना जाता था, नक्सलाइट मूवमेंट के नाम से। 1969 के अंदर सीपीआई-एम टूट चुकी थी, कई पार्टीज बनी थी, नई पार्टी बनी थी सीपीआई, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, यानी सीपीआई-एमएल, ठीक है। जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो दो हिस्सों में बट गई थी। और ये किसके अंडर हुआ था, किसके लीडरशिप के अंदर हुआ था, ये हुआ था चारू मजूमदार के अंडर, उनकी लीडरशिप के अंदर हुआ था ये सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। अब चारू मजूमदार कौन है, उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी, ये इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। चारू मजूमदार, born in 1918, died in 1972, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे ये, ठीक है, एंड द लीडर ऑफ नक्सलबरी अपराइजिंग। नक्सलबरी का मेन जो है, इन्हीं की वजह से ये शुरू हुआ था। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तेभंगा मूवमेंट में, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ही तेभंगा मूवमेंट हुआ था एक, उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फिर इन्होंने सीपीआई छोड़ दी थी और नई पार्टी बनाई थी, सीपीआई ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, जो बिलीव करती थी माओइस्ट पाथ ऑफ पीजेंट्स रिबेलियन एंड डिफेंडेड रेवोल्यूशनरी वायलेंस एंड डाइड इन पुलिस कस्टडी। अब ये क्या हुआ था, इन्होंने नई पार्टी बनाई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जो थी उसके नाम से, और ये बिलीव करते थे माओइस्ट जो तरीका था, पीजेंट रेबेलियन बने थे ये, यानी किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था माओइस्ट तरीके से, उसमें ये बिलीव करते थे। और उस समय काफी क्रांतिकारी अहिंसा भी हुई, और ये पुलिस कस्टडी में ही इनकी डेथ हुई थी, यानी कि पुलिस की कस्टडी में ये थे तब इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये थे चारू मजूमदार, जिन्होंने ये नक्सलाइट मूवमेंट शुरू करा था, नक्सलबरी पुलिस स्टेशन से शुरू हुई थी ये चीज। अब इन्होंने आर्ग्यू किया था कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर वो सही तरीके से नहीं चलाई जा रही है, और इन्होंने अडॉप्ट करी थी एक नई स्ट्रेटेजी जिसका नाम था प्रोट्रैक्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। ये एक तरीका था रेवोल्यूशन का, इनके हिसाब से याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ठीक है। तो ऑप्शंस में प्रोट्रैक्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर का नाम आ सकता है, और इसके साथ ही कुछ मिलते जुलते दूसरे नाम भी आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। नक्सलाइट मूवमेंट जो हुआ था उसमें जो जमींदार थे, रिच लैंड ओनर से, उनसे जमीन ली जा रही थी, और जो गरीब लोग थे उनको दी जा रही थी, या जिनके पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं थी उनको दी जाती थी। ये सपोर्टर थे, ये उस चीज में बिलीव करते थे कि वॉयलेंट तरीका जो है हमारे राजनीतिक गोल को पूरा करने के लिए, वो वॉयलेंट तरीका होना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इनका मानना था। वॉयलेंट मीन्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स, ये उस चीज में सपोर्ट करते थे, ठीक है, कि अगर शांति से नहीं समझ रहे हैं तो अब इनसे छीना झपटी शुरू कर दो, ये उस चीज में बिलीव करते थे, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही थी, वो नक्सलाइट मूवमेंट जो था उसको खत्म नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तब इनका खत्म नहीं हो पा रहा था, ये आगे जाकर के ये और हिस्सों में भी फैला हमारे देश के, और कई इसके टुकड़े भी हुए, ठीक है।
इसके नक्सलाइट मूवमेंट के कई हिस्सों में अलग अलग पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उनमें से कुछ थी CPI-ML लिबरेशन पार्टी, जो उन्होंने अपनी अलग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। आज की करंट पोजीशन में देखा जाए तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 9 स्टेट्स के अंदर, वो आज भी इस नक्सलाइट वायलेंस से जूझ रही है। ठीक है, उस पर आज भी इन चीजों का असर है। ओके, तो दैट्स इट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास। प्लीज collect up your problems. We will discuss all your problems in tomorrow's session. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Okay, ma'am. Thank you. Welcome.